दादा प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज चर्चा का हमारा विषय है डॉक्टर्स की गुहार, सुरक्षा करो सरकार। इसका संदर्भ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिखे गए उस पत्र से है जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लिखा है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं देखने मिली जिसमें मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ हाथापाई की। ऐसे ही कई मामले इस दौरान सामने आए। ताजा मामला असम का है, जहां एक डॉक्टर को बुरी तरह पीटा गया। वो दृश्य अपने आप में हैरत अंगेज था, दर्दनाक था, खौफनाक था, जिसमें लोग मिलकर डॉक्टर को बेतहाशा, जानवरों को भी जैसा नहीं पीटा जाता है वैसा डॉक्टर के साथ व्यवहार कर रहे थे। उस घटना के संदर्भ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के द्वारा संज्ञान भी लिया गया। तकरीबन 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सिलसिला रुका नहीं। इसके बाद भी एक लंबी फहरिस्त है जहां से खबरें आ रही हैं डॉक्टर के साथ मार पिटाई की, नर्सिंग स्टाफ के साथ मार पिटाई की। इन सारी घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए आईएमए ने डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री को विधिवत पत्र लिखा है। आईएमए ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के मुद्दे को उठाया ही, साथ ही उनसे हस्तक्षेप करने की मांग भी की। डॉक्टर को सुरक्षित वातावरण में काम करने और उनको सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही आईएमए ने पत्र में महामारी के दौरान डॉक्टर्स पर लग रहे आरोपों का भी जिक्र किया और इस पर प्रधानमंत्री मोदी से एक्शन लेने की अपील की। लेकिन इसका एक उलट पहलू भी है। इस दौरान तमाम घटनाएं इस प्रकार से सामने आ रही हैं जिसमें आपदा को अवसर में बदलते हॉस्पिटल के संचालक दिखाई दिए हैं। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि अधिकांश अस्पतालों के संचालक स्वयं चिकित्सक ही हैं। जिस कदर बेतहाशा बिल इस दौरान मरीजों को और उनके परिजनों को थमाए गए हैं, वो भी उतना ही खौफनाक, उतना ही दर्दनाक है जितना डॉक्टर्स की साथ पिटाई के मामले। आईएमए सवाल उठाता है डॉक्टर के साथ पिटाई के संदर्भ में, डॉक्टर को सुरक्षा देने के संदर्भ में, डॉक्टर्स को सहूलियत देने के संदर्भ में। लेकिन मरीजों के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, इसके संदर्भ में कोई अंकुश लगाने की कोशिश क्या वाकई आईएमए जैसी संस्था के माध्यम से हो रही है? ये भी हमारे साथ चर्चा का विषय। समझने की कोशिश ये करेंगे कि महामारी के इस दौर में हम लोग एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने के स्थान पर आपस में लड़ने की स्थिति में क्यों आ गए हैं। सरकार अलग अलग स्तरों पर परस्पर लड़ रही है, केंद्र और राज्य सरकार के विवाद थम नहीं रहे हैं। डॉक्टर और मरीज के बीच में जो एक परस्पर सम्मान का, सद्भाव का रिश्ता होना चाहिए, वो टकराव के रिश्ते में क्यों बदल रहा है? और आने वाले समय में क्या इन पत्रों के माध्यम से किसी समाधान की उम्मीद हम कर सकते हैं? समझने की कोशिश करेंगे। 5 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस संवेदनशील विषय पर कुछ संजीदा बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि होड़ ईश्वर से लगाई, मनुज भी बनना न सीखा। होड़ ईश्वर से लगाई, मनुज भी बनना न सीखा। विश्व को वामन पगों से नापने की कामना है। नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा ये जो विचार इन पंक्तियों के माध्यम से दिया गया, वो अपने आप में हमें आईना दिखाने वाला है। आशय यह है कि इंसान अपने आप को खुदा समझने की गफलत पाले हुए है। इंसान अपने आप को ईश्वर बनाना चाहता है, लेकिन सच ये है कि वह एक मनुष्य भी नहीं बन पा रहा है। तो क्या वाकई हालात इतने भयावह हैं? समझने की कोशिश करें। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जयेश लेली जी हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं। पेशे से चिकित्सक है, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं नेशनल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के। साथ ही देश के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी भी होंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करते हैं और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर जयेश लेली जी से करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। लेली साहब, आपसे सबसे पहले तो यह समझना है कि इस समय क्या केंद्र के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोई मोर्चा खोल दिया है क्या? आजकल आपके जितने भी पत्र आते हैं वो कमोबेश सरकार के खिलाफ एक मोर्चा लिए हुए ही आते हैं। थोड़ा समझना चाहते हैं कि जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहा, उस रिक्तता की पूर्ति, उस कमी की पूर्ति, उस शून्यता की पूर्ति का दायित्व कहीं आप लोगों ने अपने कंधे पर तो नहीं ले लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। आप समझते हैं कि आज जो डॉक्टर, सभी डॉक्टर्स जो आज एक 1.5 साल से गुजर रहे हैं कठिनाइयों में से, और उनको आप जो वायलेंस बोल रहे हैं, वह वायलेंस सभी तरह से वायलेंस हो रहा है, सभी तरह से। आप मतलब मेंटल, सोशल, फिजिकल कहो, जो भी कहो, सब तरह से वायलेंस हो रहा है।
आप वैक्सीनेशन देने को जाओ तो बोलते वैक्सीनेशन मत लो, आप जी। अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो बोलो ये ट्रीटमेंट मत करो। पेशेंट सीरियस हॉस्पिटल में आते हैं और उसी के टाइम पे आप अगर देखे जाएंगे तो डॉक्टर लोगों को अभी आज 1.5 महीने के अंदर, जो हम लोग सेकंड वेव की बात करेंगे, तो कम से कम 650 डॉक्टर आज एक्सपायर हो गए हैं 2 महीने के अंदर। और जबकि दिसंबर 20 मतलब वो एक साल में 2020 में 750 डॉक्टर एक्सपायर हो गए थे। और जी। गवर्नमेंट के इसके आगे जाके आज वायोलेंस इतना बढ़ गया। अभी आज एक वायोलेंस की केस, तभी आपको याद होगा कि एपिडेमिक एक्ट जो अमेंड किया था और उन्होंने डॉक्टरों को कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में पूरी प्रोटेक्ट करने का इंडेमनिटी एक्ट में लिखा था। इन स्पाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की तरफ से हॉस्पिटल में कुछ नहीं कर रही है। जी। तो ये जो गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जी। पेशेंट को सीरियस कंडीशन में लाया जाने के बाद में डॉक्टर नहीं बचा सकते, ऐसे कितने मरीज पेशेंट एक्सपायर हो गए हैं। और डॉक्टरों को मार आनी, बाहर जाके भी मार किया है। आसाम का आप देखेंगे तो वो बेचारे डॉक्टर को रात को बाहर जाके उसको मार दिया, मतलब मारा था, ऐसा जिस तरीके से पीटा था। तो ये मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में ये गवर्नमेंट का काम है पूरा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। कोरोना एक हमारा एक वॉर है। आज हम लोग जैसे बोलते हैं कि कारगिल वॉर था, जो भी वॉर हो गया, लेकिन ये आज के तारीख में 1.5 साल से हम लोग वॉर खेल रहे हैं और एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। तो हम लोग वही तरह से गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे हैं, सभी होम मिनिस्टर की, हेल्थ मिनिस्टर की आलोचना कर रहे हैं कि ये संदेह मत फैलाइए, वैक्सीनेशन जोरदार कार्यक्रम करिए और पेशेंट को प्रोटेक्ट करना डॉक्टरों का काम है। तो वही हम लोग लेटर के द्वारा लिख जा रहे हैं। बाकी हमारी कोई अपोजिशन नहीं है। इनफैक्ट आईएमए ने खुद 200, 300 सेंटर खोलने के लिए गवर्नमेंट को लिखा है कि आप हमको वैक्सीन दे दो, जहां जहां कुछ प्रॉब्लम है हम वहां जाके वैक्सीन देंगे, फ्री में वैक्सीन देंगे। लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। दो सवाल आपसे हैं लीले साहब। एक तो आप उस सरकार पर प्रश्न लगा रहे हैं जो आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प वर्षा करा रही थी। इस कदर सम्मान आपको दिया गया। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा सम्मान किसको नसीब हुआ? यह सम्मान तो इसी सरकार ने आप लोगों को दिया था। उस सरकार से आपकी नाराजगी है, ये बात समझ नहीं आती। एक दूसरा, आपसे समझने में दिलचस्पी है कि आपको डॉक्टरों से यह व्यवहार हो रहा है, इस पर तो बहुत चिंता है, पर मरीजों के साथ कई डॉक्टर से जो व्यवहार कर रहे हैं, जिस कदर लूट मची है, शब्दों के लिए माफी चाहूंगा लेकिन कोई शब्द नहीं है। मेरे पास केसेस है बारी बारी से, पूरे देश से खबरें आ रही हैं किस तरीके से सरकारों को दखल देकर संचालकों से, अस्पताल के संचालकों से पैसे वापस दिलाने पड़ रहे हैं। इसके संदर्भ में भी कोई दृष्टि है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की? ये आपसे सवाल है। मैं आपको सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई डॉक्टर का फॉल्ट नहीं है। आप देखो इसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जो बिल्स बन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, उसमें डॉक्टर का चार्जेस कम है। मैं आपको दूसरा भी उसमें कारण देने की संभावना कर रहा हूँ कि सभी जगह पे गवर्नमेंट ने काफी जगह पे, मतलब काफी जगह पे आज के तारीख में, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरला में कैपिंग कर दिया है। सभी हॉस्पिटल्स में कैपिंग कर दिया है गवर्नमेंट ने कि इतना ही बिल आपका बनेगा, इतना ही आप उसको चार्ज कर सकेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने भी कुछ उसका प्रोग्राम तैयार किया है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में आप जैसे आप तैयार करेंगे केस टू केस बेसिस लेके, आईएमए उनको सपोर्ट नहीं करेगी। आईएमए इसमें भी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना चाहेंगी। और जो आपका जो पहला जो इश्यूज था, उसमें मैं आपको वही आपको दोहराना चाहूंगा कि आईएमए गवर्नमेंट के साथ में है। आप फूल डालो, थाली बजाओ, लाइट लगाओ उससे, लेकिन उसकी डॉक्टर के जो 2 डॉक्टर ने जो 700-600 डॉक्टर एक्सपायर हो गए, उनके फैमिलीज को कुछ दो उसके अगर ये करने के बदले, वो हम लोग मानेंगे। वो फूल गिरने से क्या होने वाला है? फूल गिरने से क्या होने वाला है, जयश्री जी का ये मौलिक सवाल है। लेकिन मेरे साथ में टीएस सिंहदेव साहब जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं लेकिन सरकार में हैं। उनसे समझना चाहता हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इन चिंताओं से कितना इत्तेफाक रखते हैं सिंहदेव जी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाकई डॉक्टरों की चिंता कर रहा है या कुल मिलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है? हिमांशु जी प्रणाम आपको और सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को भी मेरा प्रणाम जी। इसमें आईएमए के फ्रंट को मैं
राजनीतिक नहीं मानता जी। ये बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ है, राजनीतिक कतई नहीं है जी। उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। स्वाभाविक है कि ये जो एसोसिएशन है ये डॉक्टर्स तक ही सीमित, अगर हम मान रहे हैं मेडिकल एसोसिएशन या मेडिकल फील्ड तक ही सीमित है, जी। और उनकी जो परेशानियां रही हैं उसको इन्होंने उठाया है। और मैंने तो देखा है कि अगर छत्तीसगढ़ में भी है तो अगर भाजपा की बात होती तो कांग्रेस की सरकार की कमियों को भी उठाने में वो पीछे नहीं हट रहे थे। जी। तो उनका दृष्टिकोण मुझे राजनीतिक नहीं लगा, प्रोएक्टिव जरूर लगा। हो मैं सकता सिंह है साहब कि बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, आप बंद कमरे से कार्यक्रम में शामिल हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग जैसा संकट नहीं है, अगर आप मास्क हटा लेंगे तो आपका सुदर्शन चेहरा हमारे दर्शक देख पाएंगे। विनम्र अनुरोध है आपसे। जी, जैसा आप चाहें। वो जी। आदत सी भी हो गई है और आदत सी बनानी है जीवन में। जी। इसमें जो भी बातें हो रही थी चार्जिंग, ओवर चार्जिंग की, ये भी स्थिति आती है जी। इसके बारे में भी हमने अपने राज्य स्तर के आईएमए के जो प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, साथी हैं, उनसे भी लगातार बात की। ये भी मैंने देखा कि हालांकि वो इफेक्टिव बहुत नहीं हुए इसमें, लेकिन कोई भी मौका ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने ये ना कहा हो कि नहीं हम तैयार हैं, आप जो भी एक्शन लीजिए, कोई ऐसी बात आती है हम भी अपने एसोसिएशन की तरफ से उनको स्ट्रिक्चर पास करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस हद तक तो सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। एक छोटा कह सकते हैं लेकिन एक उदाहरण हाल का कि मेरे पास आज ही व्हाट्सएप से एक सूची आई, ये डॉक्टर्स हैं, ये निशुल्क ये ब्लैक फंगस जो आया है इसमें अपनी विशेषज्ञता सरकारी अस्पतालों में देने के लिए सहमति उनने दी है। 8, 10, 12 डॉक्टरों के नाम आए हैं। तो ये भी काम आईएमए ने किया है, जो राजनीति से इसको जोड़ा हुआ नहीं मानना चाहिए। वो जितना राजनीति से सवाल है आपसे सिंह साहब, आप तो जन नेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं, बड़े भारी मतों के साथ में जीत दर्ज करते हैं, डॉक्टर को तो भगवान माना जाता है। ये भगवान के साथ जो बदसलूकी का सिलसिला शुरू हुआ है विभिन्न हिस्सों के संदर्भ में, क्या हम हैवान हो गए, या जिनको भगवान समझ रहे थे उन्होंने आचरण कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण ये व्यवहार करने के लिए जनता मजबूर हो गई? सवाल तो है, क्या नजरिया है आपका? मैंने देखा अभी और करीब से स्वास्थ्य विभाग से जुड़ने के बाद में जी, ये जो जहां ऐसी बात सामने आती है, खास करके ये धरा पकड़ी की या मारपीट की बात आती है, हाई टेंशन स्थितियां जब हो जाती हैं जी, कोई पेशेंट आ रहा है, वो गंभीर हालत में, रोड एक्सीडेंट हो गया और इसको बचाइए उसको बचाइए, बहुत घबराए हुए और बहुत दबाव में जो परिजन रहते हैं, वो सीधे हॉस्पिटल के अंदर घुसना कि अब चेंबर में जाना है जहां उनका परीक्षण होना है, फिर ओटी तक भी ले जाना है। तो ये एक जो दबाव बनता है, एक पॉइंट ऑफ टकराव सबसे पहला वहां पर होता है। दूसरा, उपचार के बारे में अगर शंकाएं हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, बिस्तर खाली नहीं है, तो परिजन गुस्सा किस पे निकाल रहे हैं? डॉक्टर पे निकाल रहे हैं। अब अस्पताल में जगह ही नहीं है तो मैं नहीं समझता कि डॉक्टर उसके लिए कुछ कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर्स भी अगर हाई टेंशन में काम कर रहे हैं, हम लोग भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं सीरियसली, कि डॉक्टर्स के लिए भी काउंसलिंग की आवश्यकता है कि वो इतने दबाव में काम करते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर इतना है। आप देखें कि आपके शो में भी, अन्य शो में भी मैंने देखा कि डॉक्टर्स 24 घंटे में मेरे ख्याल से 20-20 घंटे भी सेवा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं मेरे माता गुजर गए, मेरे पिता गुजर गए, मेरे रिश्तेदार मेरे सामने से गुजर गए। तो ये मृत्यु का जो सिलसिला लगातार वो झेल रहे हैं, देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं असहायता, जिसको हम भगवान कह रहे हैं, ये भगवान जान नहीं बचा पा रहे। तो इसका मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर ना पड़े ये संभव नहीं है, और इस मनोवैज्ञानिक दबाव में कहीं ना कहीं वो भी आत्मनियंत्रण अपना ना खोते हो, ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो ये बातें जो है मैंने अनुभव किया, इस बीच की बातें हैं, कोई एक तरफ सही पूरा और एक तरफ गलत पूरा, ऐसा नहीं है। गलतियां होती हैं। पक्षों के संदर्भ में आप उत्तरदायी मानते हैं। मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी के पास आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं सिंह साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री कि इस आपदा को जिन लोगों ने अवसर में बदला उसमें चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए लोग भी बड़ी मुखरता के साथ शामिल हुए? क्या ये शिकायतें आपको बड़े पैमाने पर नहीं मिली कि जिन इलाज के बिल कुछ हजार में होने चाहिए थे उन्हें लाखों में बदलते देर नहीं लगी? एक डॉक्टर के सामान्य तौर पर देखने की फीस जो 200-400 रुपए होती थी, 5-5 हजार रुपए चार्ज किए गए, वो बिल है हमारे पास।
पीपीई किट के संदर्भ में अगर 100 मरीज भर्ती हैं तो हर एक से पीपीई किट के चार्जेस लिए गए। क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि इस महामारी के दौर में जिस शुचिता की, जिस ईमानदारी की, जिस नेक नियति की अपेक्षा समाज को थी, कहीं ना कहीं उसके संदर्भ में चूके हैं इस पेशे से जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में। मैं कुछ की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी संख्या की बात कर रहा हूं। सहमति व्यक्त करते साथ में एक चीज और जोड़ दूं पहले के परिवेश में जी। कि किसी भी स्थिति में मारा पीटी स्वीकार नहीं है जी। हाथ उठाया जाए, कॉलर पकड़ाया जाए, हाथ चलाया जाए, हथियार चलाए जाए, ये किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। हमको मानव समाज में इस बात को तो लेके चलना पड़ेगा। कोई भी पक्ष हो दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, ये होनी चाहिए। दूसरा, ये सही है जो आप कह रहे हैं, ये एक दुखद पहलू इस संक्रमण में सामने आया कि शुरुआती दौर में, पहले वेव के दौर में एक स्थिति हमने देखी कि डॉक्टर्स उन्हें क्लिनिक्स अपने बंद कर दिए। पीपीई किट का अभाव था, दूसरी कमियां थी, जो भी कारण रहे होंगे, अनिश्चितताएं थी, एक भय का भी वातावरण था कि ना जाने क्या हो जाएगा अगर हम पेशेंट्स को देखेंगे। तो यहाँ से चालू हुई कहानी बाद में जरूर डॉक्टर्स की छवि पे ये विपरीत प्रभाव पड़ा है कि ओवर चार्जिंग की बात बहुत जगह से सामने आई है। बहुत लोगों को शासकीय अस्पतालों में अगर व्यवस्थाओं की कमी थी और उनको उस मजबूरी में भी अगर निजी अस्पतालों में जाना पड़ा तो बहुत हाई रेट चार्ज किए गए। ये लगातार पिछले महीनों से बात आती रही है। सबकी ईमानदारी भरी स्वीकार होते हैं कि दूसरी वेव में, दूसरी लहर में ये भी एक चुनौती बनकर समाज के सम्मुख खड़ा हुआ। अब मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपके पास में आता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को दूसरी लहर के दौरान केंद्र में मौजूद आपकी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की मजबूत सरकार से बहुत शिकायतें हैं। लगातार उन्होंने अपनी शिकायतों को दर्ज कराया है पत्र के माध्यम से, हवाई नहीं, चाहे वो वैक्सीनेशन के संदर्भ में नीति को हो, इलाज के संदर्भ में नीति को हो, और अब डॉक्टरों की सुरक्षा के संदर्भ में। आप तो स्वयं पेशे से चिकित्सक हैं, अपने पेशे की इतनी बड़ी इकाई की इतनी शिकायतों को लेकर किस नजरिए से देखते हैं अपनी सरकार के कामकाज को, और कितना अफसोस मन में है कि किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके की कार्य पद्धति आपकी पार्टी की सरकार के द्वारा अपनाई गई कि भगवान समझे जाने वाले इस धरती पर लोग इतना ज्यादा दुखी, इतना ज्यादा आहत, इतना ज्यादा निराशा से भरे हुए हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर हितेश जी? देखिए हिमांशु जी, मुझे आज वो दोहा याद आ रहा है जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो राजनीतिक गुरु के रूप में मैं सिंहदेव साहब को ले सकता हूँ और अपने पेशे के गोविंद के रूप में लेले साहब और सभी लोगों को देखता हूँ जी। तो फिर उसके बाद वो ये है कि बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद वियोग दिखा है जी। तो अंत में जो है वो घुटना मेरा गुरु की ओर ही मुड़ेगा जी, क्योंकि बिना गुरु के गोविंद के भी दर्शन नहीं हो सकते। यदि अच्छी सरकार नहीं होगी जी, तो मुझे नहीं लगता, या सरकारी नियंत्रण नहीं होगा, तो सेवाओं का आप मान के चलिए कि दर्शन जो है समाज को वो कठिन है, ये सत्य है जी। तो स्वाभाविक है कि जो भी अपेक्षाएं गुण और दोषों को लेकर है सरकार से है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा जी, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यानी कंज्यूमर लॉस के तहत हमने इस व्यवसाय को रखा, इसको प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम बोलते हैं, तो मानकर चलिए कि ये भी एक व्यावसायिक क्षेत्र है, सामान्य भाषा में व्यापारिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो अन्य व्यवसायों की तरह एक मेडिकल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम भी उसी की तरह है। अच्छा इसीलिए है, थोड़ा बायस इसलिए है कि वी डील विद द ह्यूमन लाइफ, तो ये बाकी व्यवसायों से थोड़ा सा इतर हो जाता है, क्योंकि इसमें मानवीय संवेदनाएं और उनका ध्यान रखा जाता है और रखा जाना चाहिए, क्योंकि वी डील विद ह्यूमन बीइंग नॉट विद समोसा कचौड़ी। तो डेफिनेटली ये पूज्य भी है और जरूरी भी है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि देखिए साहब, आईएमए जो है वो जैसे किसी भी व्यावसायिक संगठन होता है उसी प्रकार से आईएमए डॉक्टर्स का संगठन है, तो वो अपनी समस्याओं को रखता है जी। तो उनकी समस्याओं का निराकरण वो स्वयं करेंगे या आपकी जो अपेक्षा है उसको दूर करेंगे, इसकी अपेक्षा हमको नहीं रखना चाहिए, नंबर एक जी। नंबर दो, उनके जो टेबल पर प्रॉब्लम है वो उसको रखेंगे जी। तो ये बहुत क्लियर रखना चाहिए, तो इसमें कोई बहुत आग्रह भी नहीं रखना चाहिए जी। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए 12 लाख से ऊपर आज रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं जी। और मोदी जी और सिंहदेव साहब ने
तब सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को के रूप में डॉक्टर्स को सबको वैक्सीनेशन किया, जिसमें मोदी जी ने भी उसका जिक्र किया जी। और बहुत अच्छे से अभियान सरकारों ने लिया है। और यही कारण है कि द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन द जी। सेक्शन ऑफ डॉक्टर्स इज लेसर। जी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं है कि सरकारें इसका ध्यान नहीं रखती हैं, तो ऐसा रखा जाता है। ऐसा नहीं कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर हो चाहे सरकारी मैं क्षेत्र के बहुत डॉक्टर। विनम्रता के साथ में ये आग्रह करते हुए कि अब आप चिकित्सक के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता के तौर पर कुछ बात कहें, और आपके ही सम्मानीय डॉक्टर जयेश लेली जी ने कहा भैया फूल बरसा लिए, थाली बजवा लिए, लाइट जलवा लिए, वो सब तो ठीक है, पर जो डॉक्टर शहीद हुए इस लड़ाई में उनके लिए क्या कुछ करके दे रहे हैं, इस संदर्भ में भी तो एक दिशा दीजिए, दृष्टि दीजिए। इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी? देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और उसके लिए अलग अलग जगह सरकारों ने उसके प्रावधान भी किए हैं। जो कोविड वॉरियर्स के लिए जो योजना है वो भी शासन की है ही। सिंघदेव साहब उसके बारे में बहुत डिटेल से बता देंगे। सारे देश में उनका स्थान है उस योजना का, और शासकीय चिकित्सकों के लिए भी स्थान है, क्योंकि देखिए प्राइवेट का व्यक्ति तो फाइनेंशियली अवॉर्डेड होता है। क्योंकि मेरे ऐसे कई साथी हैं जो 50 बिस्तर का नर्सिंग होम चला रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें 1-1.5 महीने 2 महीने में करोड़ों से नीचे की आमदनी बनाई होगी। मेहनत करके बनाई है, पर हाँ आमदनी बनाई है। जिसमें कई मित्र मेरे ऐसे भी हैं जिसमें आपने जिस ओर संकेत किया उस रूप में भी बनाई है, और कई मित्र ऐसे भी हैं जिन पर सिंघदेव साहब को थोड़ा नियंत्रण करना पड़ा कि भाई थोड़ा सा समाज का भी ध्यान रखो। और तो देखिए, सभी गुण दोषों से युक्त ये भी समाज है। तो जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे सज्जन लोग भी मिलते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपको चुनौती देने वाले उस क्षेत्र को ही लोग भी मिलते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए ये कम्युनिटी भी है, ये कम्युनिटी भी है। लेकिन एक कमाल की बात इस कार्यक्रम में हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं में शुमार डॉक्टर हितेश वाजपेयी को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के संदर्भ में उठाए गए सवालों के जवाब उन्हें टीएस सिंहदेव जी के माध्यम से मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस का अद्भुत समन्वय और संयोग इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। मैं आऊंगा टीएस सिंहदेव जी के पास में उनकी तरफ से उत्तर जानने के लिए, जो भाजपा के प्रवक्ता ने अपेक्षा की है सिंहदेव जी से मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी अतुल अग्रवाल जी के पास जाना चाहता हूं और अतुल अग्रवाल जी से समझना चाहता हूं कि क्या इतनी सहजता से ये कह के कि सब क्षेत्रों में इस प्रकार का है, जैसा हितेश जी ने कहा, तो हमारे क्षेत्र में भी हैं। 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियां उनकी हैं कि एक, इस दौरान ठीक ठाक पैसे बना लिए डॉक्टर्स ने, तो जयेश लेली जी जो ये मांग कर रहे हैं उनके संदर्भ में कुछ होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत नहीं है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरा जानना चाहता हूं कि जिन डॉक्टरों के प्रति इतना सम्मान का भाव रहता था समाज में, अचानक उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रहार हो रहा है, केवल मानसिक रूप से लोग अवसाद में इसलिए हो रहा है, या आपके पेशे से जुड़े हुए लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आचरण में ऐसी तब्दीली ले आई है कि जो सम्मान समाज से मिलना चाहिए था वह अपने आप में इस स्तर पर पहुंच रहा है? धन्यवाद द्विवेदी जी। जी। और मैं सिंहदेव जी, वाजपेयी जी, डॉक्टर लेले और प्रेम कुमार जी को प्रणाम करता हूं। जी। आपने आज 2 विषय लिए हैं। जी। एक विषय तो ये है कि हिंसा डॉक्टर के ऊपर जो हो रही है। जी। अगर आप हिंसा की बात करें तो क्या कोविड काल से पहले नहीं थी? जी। बाकायदा थी। जी। 10, 15, 20 साल से मैं देख रहा हूं। जी। मैंने जब प्रैक्टिस शुरू करी थी, मैंने इतने, मेरी और मेरी पत्नी ने बहुत गंभीर से गंभीर मरीज लिए, क्योंकि तब हम डरते नहीं थे कि हम पिट जाएंगे। जी। और बहुत मरीजों का इलाज करा। धीरे धीरे जिस ढंग से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्षमा के साथ कह रहा हूं, जी, और मीडिया में एक होड़ मची कि अगले दिन गलत इंजेक्शन लगाकर मार डाला, जी, गलत इलाज करा, और वो खबर इतनी प्रमुखता से छपती थी कि हमको डर लगता था कि उन बेपढ़े लिखों ने भी 1 मिनट में फैसला कर लिया कि ये गलत इंजेक्शन लग गया। तो अब हम लोगों ने अपने टीचर्स का एक जो डिक्टम था, सर्जन इज अ बिग सर्जन, जो ये जानता है कब सर्जरी नहीं करनी है, व्हेन नॉट टू ऑपरेट। हमने भी फिर ये सीख लिया किसका ट्रीटमेंट करना है या नहीं। हम जानते थे, मैं पीडियाट्रिशियन हूं, कि मैं ये बच्चा बचा सकता हूं, लेकिन 10% चांसेस हैं कि इसकी डेथ हो जाएगी। मैं उसको मना करने लगा और धीरे धीरे सीरियस केस से पीछे हटता चला गया। उसका फायदा मेरी ही कम्युनिटी के कुछ लोगों ने, कि वो तो अब सीरियस केस नहीं लेते हैं, तो जो 1 या 2 नए लड़के थे उन्होंने उन केस
को लेना शुरू करा और उन्होंने फिर उस जोखिम की कीमत भी लेना वसूलना शुरू करी। इसमें मैं जी। रोक टोक इस बात को कह रहा जी। हूं, अगर हम सबको ये सुरक्षा मिल जाए, हम इलाज करेंगे और मृत्यु होने पर हमारे साथ मारपीट नहीं होगी, जी। तो शायद हर डॉक्टर हिम्मत करके एक गंभीर मरीज का इलाज करेगा। जी। किसी भी शहर के अगर 700 800, एक मीडियम क्लास शहर मेरा जैसा है, जी। हम 70 बच्चे के डॉक्टर हैं, अब केवल 7 ऐसे हैं जो हर तरह के मरीज ले लेते हैं, 63 पीछे हट गए हैं। जी। इसका खामियाजा भुगत रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं, हमारा परिवार डरता है। जब भी कुछ गर्मा गर्मी होती थी, मेरे बच्चे रोने लगते थे, कमरा अंदर बंद कर लेते थे और इस वजह से वो डॉक्टर नहीं बने। वो विदेश में आज जितना हम एक साल में कमाते हैं, वो एक महीने में कमाकर विदेश में सेटल्ड है, वो डॉक्टर नहीं बने। हमारे बच्चे हमारे प्रोफेशन से डरने लगे। ये जो हमें अगले दिन अखबार में खबर छपती जी। या मुंह में माइक डाल दिए जाते थे, इससे अब बहुत डर लगने लगा है। कोविड काल के पहले भी मारपिटाई तो तब भी हो रही थी। जी। अब सवाल आपने ये कहा कि ये लूट मार, जी। चलिए जाने दीजिए, इन कॉर्पोरेट अस्पताल को जाने दीजिए या कोविड अस्पताल को जाने दीजिए। क्या सरकारी अस्पतालों में मारपीट नहीं करी? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नहीं हुई, दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में नहीं हुई, मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में नहीं हुई, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में नहीं हुई। वहां तो वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद वहां पर भी मौत पर मारते हैं। इसका मतलब मारना एक फैशन बन गया है। बिल या ना बिल, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। समाज में नैतिक गिरावट एक देश का चरित्र होता है। हमारे यहाँ कुछ हद तक नहीं था, लेकिन इस बार आया और मैं डॉक्टर लेले की बात से समर्थन करता हूं कि आईएमए के कोई भी सदस्य उनके फेवर में नहीं है, लेकिन ये कार्रवाई तो सरकार को करनी पड़ेगी। आईएमए इज ए टूथलेस बॉडी विद नो नेल्स। आईएमए कोई एक्शन नहीं ले सकता है, एक्शन सरकार ही ले सकती है। और आईएमए के डॉक्टर लेले ने अभी वचन भी दिया है। मेरी अभी इस प्रोग्राम से पहले डॉक्टर अशोक राय, मेरे मित्र जो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनसे भी बात हुई। बोले नहीं, आप क्लियर कट कहिए, हम ऐसे डॉक्टर्स के बचाव में नहीं है। लेकिन हमारी समस्या हिंसा है, जो केवल इन 2 या 3 महीनों की नहीं है, ये पिछले 15-20 साल की है। और ये प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, ये बहुत कष्टदायक है। उससे पहले भी बिल बनते थे, कोविड काल से भी बनते थे। बिल ना देना या मौत हो जाने पर धमकाना, शोर मचाना, 2 लाख 4 लाख ले जाना, ये उत्तर प्रदेश में तो 2016-17 तक तो एक फैशन बन गया था। हम तो देखते ही कुछ लोगों को नाम पढ़ते ही पीछे हट जाते थे, अरे रहने दे भाई, ये वाला मरीज नहीं लेना है, पता नहीं कुछ हो गया, तो पैसे और जेब से देने पड़ गए। जी। तो समाज की विसंगति की ओर डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से ध्यान आकर्षित किया है कि असल चुनौती पिछले कुछ समय में नैतिक गिरावट की जो समाज में आई है, उसने डॉक्टरों को स्वयं पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। वो ऐसे डॉक्टरों के साथ में नहीं है जो इस आपदा में अफसर बना लिए, लेकिन जो चिकित्सा पेशे के सम्मुख चुनौती है उसकी ओर वो ध्यान दिला रहे हैं। ऐसे में मैं प्रेम कुमार जी के पास जाता हूं और प्रेम कुमार जी से जानना चाहता हूं, उन्होंने एक ध्यान आकर्षित कराया अतुल जी ने कि मीडिया ने जो सनसनी बनाई, उसने भी इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करने में अपना एक योगदान दे दिया और कुल मिलाकर एक सम्माननीय पेशा आज चिंता के घेरे में, सवालों के घेरे में। प्रेम कुमार जी, आपका नजरिया? जी डॉक्टर हिमांशु जी, यहाँ तमाम पैनलिस्टों ने जो बात कही, सभी आदरणीय डॉक्टर हैं और मुझे किसी भी पैनलिस्ट के किसी भी बात से अब तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे मैं ऑब्जेक्ट करूं या आपत्ति करूं, पहली बात। लेकिन एक पहलू होता है जो नहीं आया होता है, मैं उस पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर के साथ घटनाएं हमेशा होती रही हैं, ये बात सही है। लेकिन हमारे प्रैक्टिस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसमें कि डॉक्टर की लापरवाही शामिल होती है और उस लापरवाही को पहचानने का मैकेनिज्म जो है हमारे अस्पताल के सिस्टम में या डॉक्टरों के पास नहीं है। जैसे इस ऑक्सीजन की कमी से मौत वाले दौर में भी मेरी कई एक पीड़ित परिवारों से बातचीत भी हुई। उसके हिसाब से ये था कि ऑक्सीजन लगाया ही नहीं गया, पेशेंट को अटेंड किया ही नहीं गया। तो वहां जो मौजूद, अगर उस व्यक्ति जिसका कि अपना परिजन मर रहा है, तो उसमें गुस्सा भी आना स्वाभाविक है। तो इस चीज को टैकल करने का सिचुएशन नहीं है। एक
दूसरी बात यह है कि जैसे आईसीयू होता है, आईसीयू के भीतर कोई परिजन नहीं जाते, लेकिन ये बहुत पहले से प्रैक्टिस है कि आईसीयू के भीतर जो लापरवाहियां होती है कि मोबाइल्स देख रहे होते हैं डॉक्टर, मैं भी अनुभव से बता रहा हूं, कोई कपोल कल्पित बातें नहीं कह रहा हूं, कि मोबाइल देख रहे हैं, खून चढ़ रहा होता है, खून खत्म हो गया, पेशेंट्स को बोतल बदलने वाला नहीं होता, ऐसी भी सिचुएशन होती है आईसीयू के भीतर, बहुत सारी आप बीतियां हैं लेकिन आईसीयू के भीतर वो मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि थोड़ी पारदर्शी हो, जिससे कि जैसे कि ऐसी भी घटनाएं आई कि ऑक्सीजन का लेवल कम है, जो पीड़ित है वो अपना ऑक्सीजन लेवल मोबाइल से बता रहा है अपने परिजनों को कि देखो मेरा ऑक्सीजन लेवल अब ये है, अब ये है, मुझे कोई अटेंड नहीं कर रहा, लेकिन और उसकी मौत भी हुई है, ऐसे भी उदाहरण हैं। तो इससे भी निपटने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, और ऐसे समय में क्या चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए जो लोग जिम्मेदार हैं, एक बात। तो इसके अलावा और जो बातें मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी घटनाएं जो कि जैसे पहले दौर में जब कोरोना आया और हम लोग खोज रहे थे कि वो दिल्ली के मरकज वाले कहां हैं, मरकज का टीम खोज रहे थे पूरे देश में, खोज करके उसको चिन्हित करके पकड़ा जा रहा था, तो उस दौर में एक रिएक्शन भी देखने को मिला और वो फेस करना पड़ा कोरोना वॉरियर्स को, वो पुलिस को भी फेस करना पड़ा और वो डॉक्टर्स को भी फेस करना पड़ा। और हमारा स्वास्थ्य महकमा उस समय कैसे ब्रीफिंग करता था कि देखिए इतने मिले संक्रमण और इसमें इतने मरकज वाले, हमारी मीडिया खुलेआम इस तरह से भी इसको परोस रही थी कि मरकज वाले इतना। क्या कभी आईएमए ने, क्या कभी इस देश के स्वयंसेवी संगठनों ने या पॉलिटिकल सिस्टम ने या स्वयं मीडिया ने भी इस प्रवृत्ति के खिलाफ क्यों नहीं बोला? तो इस आक्रोश का परिणाम था कि थूकने जैसी भी घटनाएं हुई और थूकने को राजद्रोह जैसा मामले में रखा जाए, इसकी आवश्यकता सरकार महसूस कर रही थी। लेकिन ये जो चीजें पैदा हो रही थी, इसको कैसे रोका जाए, इसको नहीं, इसका सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। आज पूरे दौर में 1400 डॉक्टर मारे गए हैं, आईएमए ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें 1400 का फिगर है लेकिन इस दौर में देखिए डबल डोज लेकर भी डॉक्टर मरे हैं, डबल डोज लेने के बाद भी डॉक्टर मरे हैं, मगर हमारे डॉक्टर्स जब टेलीविजन चैनल पर होते हैं तो खुलकर ये नहीं बता रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, कि डबल डोज लेने के बाद भी संक्रमण हो सकता है, उसके बाद भी मौत हो सकती है। तब जब यही बात जब डॉक्टर नहीं बोलते हैं तो अंधविश्वास गांव में फैलता है कि देखो हमारे पड़ोस में वो डबल डोज लेकर भी मारा गया, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लेने से जान बच जाती। तो इस अंधविश्वास को बनाने और मजबूत करने के लिए भी कहीं न कहीं ये मीडिया, ये डॉक्टर और ये सरकार जिम्मेदार है। प्रेम कुमार जी उस बात को उठा रहे हैं जिस और स्वामी रामदेव जी बोल रहे थे। मैं जयेश लेली जी के पास उसके संदर्भ में आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल करना चाहता हूं। आईएमए ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, प्रेम कुमार जी, डॉक्टरों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। आपसे जानना चाहता हूं कितना व्यवहारिक है यह मांग? क्या प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई दखल डॉक्टरों को यह सुरक्षा दिला देगा, या हर पुलिस वाले की जिम्मेदारी होगी अब एक डॉक्टर के साथ ड्यूटी करना? यह कितना व्यवहारिक है इस प्रकार की मांग का होना? कुल मिलाकर इस देश में हर व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, डॉक्टर भी उसका हिस्सा है, पर इस प्रकार की स्पेसिफिक मांग क्या व्यवहार रूप में कोई मैकेनिज्म संभव है? मुझे लगता है डॉक्टर साहब की ये जो डिमांड है ये फिजिकल कुछ पुलिस कर्मियों की सुरक्षा का डिमांड नहीं है जी। जो आईएमए की तरफ से डिमांड किया गया है कि हम अपनी सेवा देते हैं तो कम से कम हमारी जान सुरक्षित रहे, इस बात का आश्वासन सिस्टम को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, तभी हम निर्भीक ढंग से काम कर सकते हैं और ये मांग जरूरी है। कुल मिलाकर आईएमए ने एक सैद्धांतिक बात कही है कि हम एक सेवा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उसमें भी अपनी जान को जोखिम में डाले रहे हैं। यह कम से कम सरकार के लिए एक सवालिया विषय होना चाहिए। पर मैं डॉक्टर जयेश लेली जी आपके पास में कुछ विषयों पर संवाद के लिए वापस लौटता हूं, फिर सिंहदेव साहब के पास में आऊंगा और आपसे जानने के दो विषय हैं। एक तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर भी आपने कहा कि भ्रम की स्थिति दूर होनी चाहिए। स्वामी रामदेव जी बता रहे हैं कई डॉक्टर, उन्होंने तो पहले 1000 फिर 10,000 भी बताए, डबल डोज लेने के बाद भी मर गए। अभी प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं कई डॉक्टर्स हैं जो डबल डोज लेने के बाद में भी संक्रमित हुए और इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, क्या वैक्सीन के रूप में कोई अमृत हम लोगों को प्राप्त हो रहा है कि इसके बाद में ये नश्वर शरीर
नश्वर नहीं रह गया है। अब हम इस धरा पर हमेशा ही रहेंगे। क्या एक वैक्सीन का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद बाकी बीमारियों से भी हमारी मुक्ति है? क्योंकि इस प्रकार के सवालों को उत्तर कैसे दिए जाए, बतौर चिकित्सकों की संस्था के प्रतिनिधि के नाते आपसे ही समझना चाहेंगे। थोड़ा इसके संदर्भ में क्या वास्तविकता है, क्या भ्रम है, स्पष्ट करें। इसके बारे में मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं कि एक तो अभी भी ये जो बोल रहे हैं कि ये निस्संदिग्ध बोल रहे हैं कि 2 डबल डोज लेने के बाद में मर गए बिकॉज समबडी, क्योंकि ये किसी ने बोला है। नंबर 1, 750 डॉक्टर जो दिसंबर 20 के पहले मर गए उनको कोई वैक्सीन नहीं लगा था जी। उसके बाद में ये जो 2 महीने में डॉक्टर जो एक्सपायर हो गए उसमें भी कितने लोगों को वैक्सीन नहीं लगा था। और अभी अब लोग जो पूरा डेटा तैयार कर रहे हैं, दूसरा कोई तैयार नहीं कर रहा है, हम लोग ये तैयार कर रहे हैं कि किसको वैक्सीन लगा था और किसको नहीं लगा था जी। उसके बाद में भी आप अगर वैक्सीन का, हमारे पास पहले जो कोविशील्ड आया था, पहले शुरू में कोविशील्ड ही आया था, तभी उसकी इम्यूनिटी 60 to 65% बताई गई थी। उसका मतलब 30-35% लोगों को कोरोना हो सकता है, ये उसका मतलब ही यह है। 60 to 65% बताई गई थी। और उसके बाद में आज जो बोल रहे हैं कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देते वक्त जो लेवल 3 और लेवल 2 जो में काम कर रहे थे डॉक्टर, उनका वायरल लोड इतना बढ़ रहा था क्योंकि उनको 14 घंटा काम करना पड़ रहा था और वो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में लाए गए थे। तो उनको वैक्सीनेशन देने के बावजूद भी उनको, पेशेंट को, मतलब डॉक्टर को बचा नहीं सके क्योंकि उनको तकलीफ बहुत जास्ती बढ़ गई थी। उनको जितना काम रेस्ट मिलना चाहिए उतना नहीं था। और हमारे पास कई डॉक्टर ऐसे हैं कि अभी देखने के बाद में, डॉक्टर तो छोड़ो, कितने लोगों को 1 महीने के बाद में, जैसे उन्होंने एंटीबॉडी स्टडी किया था, उनके एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो गई थी। तो इसके बारे में ये वैक्सीन मतलब कोई अमृत नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद में भी आपको ये पूरा ट्रीटमेंट का, मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, वो सब जरूरी रखना पड़ेगा। वैक्सीन अभी शुरुआत है, अभी वैक्सीन डेवलप होते जाएगी। और उसी के साथ में जैसे आपका स्ट्रेन, आरएनए वायरस में जब भी स्ट्रेन बदली हो गया तो वो पूरा इम्यूनिटी नहीं दे सका, ये भी आपको इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट सिचुएशन ऐसा है कि आज के तारीख में वैक्सीन कंपलसरी है, मतलब मैंडेटरी है, लेना जरूरी है। नो डाउट कि वैक्सीन लेने के बाद में किसी को बुखार भी आता है, कितने लोगों को इन्फेक्शन भी हो गया है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि वैक्सीन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का हर्ड इम्यूनिटी तक जाना है। और हर्ड इम्यूनिटी जाने का होएगा तो काफी लोगों को वैक्सीन लेके, काफी लोगों को, थोड़े लोगों को, जैसे हमारे आज 2,38,00,000 जो बच गए हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी आज इम्यूनिटी हो गई है। तो कलेक्टिवली हमको इम्यूनिटी अगर जाने का है तो हमको और बहुत दूर जाना है। तो इसके लिए वैक्सीनेशन बंद करवाना कोई कारण नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं है। जयश्री जी का ये कहना है। डॉक्टर अतुल अग्रवाल को हस्तक्षेप करना चाहते हैं, मैं उनके पास आऊं उससे पहले लेले साहब एक बात समझना चाहता हूं। ये पत्र आपने केवल डॉक्टरों के हित के लिए लिखा, या आपका जिनसे झगड़ा चल रहा है, स्वामी रामदेव जी जिनका नाम है, उनके संदर्भ में अब तक कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए भी लिखा? क्योंकि आपने जो पत्र लिखा है उसका पहला बिंदु, पॉइंट नंबर 1, पेज नंबर 2 पर, उसके अंतर्गत आपने ये कहा है कि वैक्सीन को लेकर जो भी भ्रम फैलाता उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी रामदेव जी ही प्रतीक हैं जिन्होंने कहा 2 डोज लेकर भी 1000 से ज्यादा डॉक्टर मर गए। क्या आग्रह है प्रधानमंत्री से वही दखल दें, बाकी जगह से तो सुनवाई नहीं हो रही आपकी? आज के तारीख में जैसे वैक्सीन के ऊपर गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, इतना फ्री में दे रही है, और आज भी माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने अनाउंस किया कि हम लोग फ्री में देने को तैयार है। और उसके बाद में भी अगर कोई बोले कि हजारों मर गए, लाखों, 10,000 डॉक्टर मर गए, तो ये एक गलत लोगों का अफवाह फैलाना, ये इसके बारे में तो नेचुरली आज के तारीख में एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और सीडिशन एक्ट, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वही हम लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट को। और मुझे बहुत दुखद से कहना चाहता हूं कि हमने आज तक 10 लेटर लिखे हैं गवर्नमेंट को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, एक भी लेटर का जवाब हमें नहीं आया है। ये मुझे बहुत दुखद रीत से बोलना पड़ता है। एक भी पत्र का जवाब आज तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को नहीं मिला है। इसके लिए मैं हितेश जी के पास जाऊंगा, अतुल जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और उसके बाद में सिंहदेव साहब के पास चलते हैं। जी अतुल जी।
बीच में इसलिए बोलने को आया क्योंकि मैं वैक्सीन साइंस का चेयरपर्सन रहा हूं और लगातार हम लोग हर दूसरे दिन पूरा डिस्कशन करते हैं जी। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम लोगों के बाल रोग विशेषज्ञ वैक्सीनोलॉजिस्ट की मुंबई में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि कोविड के बाद के 1 साल बाद पहली थी। उसी में हम लोगों ने रिकमेंड कर दिया था भारत सरकार को, कोविशील्ड में 2 डोज के बीच में 12 हफ्ते का गैप होना चाहिए जी। 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ था जी। उसके ठीक 15 दिन बाद ये संस्तुति दे दी थी, क्योंकि ये लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, इसलिए इसमें हमको जब तक उसके इम्यूनिटी एंटीबॉडी कम नहीं हो जल्दी दूसरी डोज नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन ये हमारी विनती काफी देर से सुनी गई जी। जिस डॉक्टर को लेके आप लोग और देश और कुछ वर्ग बात कर रहा है, उनकी डेथ हो गई, उन पदाधिकारी को कुछ और ऐसी प्रॉब्लम थी, जब उसको हुआ था ऐसा तो हम बचपन के दोस्त मान के चले थे शायद इसको बचाना अब मुश्किल होगा। एक और चीज बताऊंगा, वैक्सीन में एक इनोकुलम बेस्ड इन्फेक्शन शब्द कहलाता है। मान लीजिए कि मैंने एक वैक्सीन ली है, मुझे बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर विषाणु या वायरस की मात्रा इतनी ज्यादा मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी कि मेरी इम्यूनिटी उसको कोप अप नहीं कर पाएगी तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। टाइफाइड की वैक्सीन के साथ भी यह है, छोटा मोटा टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा साल्मोनेला किसी खाने में मौजूद है, वो खाना ही विषाक्त है, मुझे टाइफाइड हो जाएगा। ये जो डॉक्टर्स लगातार पीपीई किट पहन के उस वार्ड में काम कर रहे थे, वहां पर विषाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी इस वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ। एयर बैग, सीट बेल्ट, हेलमेट हमें एक हद तक ही सुरक्षा देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम टैंक से जाके भिड़ जाए और उसके बाद भी कहें देखिए एयर बैग काम नहीं कर रहा या सीट बेल्ट काम नहीं कर रही, या हम इसके बावजूद भी मर गए। हमने 1 साल में वैक्सीन बनाई, शायद ये विश्व के लिए एक झटका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम 1 साल में वैक्सीन बना देंगे। अगर हमको वो 70 या 80% भी दे रही है और इस बीच के संक्रमण से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, तो आप यकीन मानिए जो इस महीने के अंत तक सीरो सर्वे के रिपोर्ट आने वाली है, हम 70% प्रिवेलेंस पे होंगे। अगर हम टीकाकरण करेंगे तो शायद अगर कोई बदमाशी और कहीं से नहीं होती तो तीसरी वेव रोकने में हम संभव होंगे। हम बच्चे के डॉक्टर जानते हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन माँ बाप को टीकाकरण कराना पड़ेगा, तभी उनके बच्चे सुरक्षित होंगे, सुरक्षित हो पाएंगे। कुल मिला के वैक्सीनेशन को लेकर काफी कुछ तस्वीर को डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी ने स्पष्ट किया, लेकिन मैं सिंहदेव साहब आपके पास सरकार से जुड़े हुए सवाल लेकर आ रहा हूं। हितेश वाजपेयी जी ने भी अपेक्षा की आपके माध्यम से उत्तर आ जाए, ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहला सवाल इस बात का है कि सरकार हर बार ये दावा करती आई है कि हम डॉक्टरों के हितों के लिए, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, पर फिर भी दृश्य जो सामने आ रहे हैं वो सामने बता रहे हैं कि सरकार के सचेत होने के बावजूद भी घटनाएं घटित हो रही हैं। क्या मैकेनिज्म है जिसमें डॉक्टर इस अप्रिय स्थिति से बच पाए? एक तो हिमांशु जी जागरूकता, अभी भी अगर आवश्यकता हो उसको बढ़ाने की। हाई स्ट्रेस में पेशेंट के परिजन और डॉक्टर्स भी जहां काम करते हैं, इसमें काउंसलिंग की आवश्यकता है। परिजनों को तो काउंसिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कौन आएगा कौन नहीं आएगा बता पाना कठिन रहता है पहले से, लेकिन डॉक्टर्स की काउंसलिंग। और तीसरा मुझे लगता है कि इंटरैक्शन, कि पेशेंट्स के परिजनों का ये अस्पतालों के परिसरों में निर्बाध प्रवेश, इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। ये फ्रिक्शन पॉइंट यहीं पर बनते हैं, तो ये सरकार का काम निश्चित रूप से है और होना चाहिए कि निर्बाध अनियंत्रित प्रवेश अस्पतालों में ये इस पे प्रतिबंध रहने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल इस बात से है कि लोग अस्पतालों पे हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, प्रकरण दर्ज होते हैं और लोग थाने से ही छूट के आराम से अपने घरों में जाकर सो भी जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस परिदृश्य से? इतनी लाचार प्रावधानों के साथ आप चिकित्सकों को सुरक्षा दे पाएंगे? संदेह अगर समाज को है तो गलत है, डॉक्टरों को अगर शिकायत है गलत है, नाराजगी है इस वर्ग को, गलत है सिंहदेव साहब।
इसमें जिस बात को आपने उठाया, सच्चाई यही है कि आप कानून 1000 बना लीजिए जी लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति आप में नहीं है तो कानून किसी काम का नहीं है। जी तो अभी भी जो कानून बने हुए हैं इनमें पर्याप्त प्रावधान है कि अगर कानून व्यवस्था को कोई भी नागरिक तोड़ते हैं तो उस पर नियंत्रण किया जाए, कार्रवाई की जाए। ठीक है, और कहीं लूप होल्स हैं, कहीं पर कोई बात छूट गई है तो कानूनों में उसकी प्रविष्टि कर ली जाए, लेकिन ये इच्छा शक्ति क्लियर होनी चाहिए कि नहीं ऐसा होगा तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कार्रवाई होगी, चाहे वो फिर मैं हूं चाहे कोई और हो। कानून कितने भी बना लीजिए इससे बात नहीं बनेगी। लेकिन एक तीसरा विषय जो अभी भी अछूता है, इसमें कोई समाधान नहीं मिल रहा है, वो है लूट के संदर्भ में। क्या इस मैकेनिज्म के संदर्भ में, क्या इस कानून के संदर्भ में कोई जरूरत अब इतने लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व निभाते हुए सिंहदेव जी महसूस नहीं करते हैं कि मरीजों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भी एक ठोस कानून की जरूरत है? चिकित्सकों की चिंता है, उनके लिए चिंता करने के लिए संस्था है, लेकिन मरीजों के हित सुरक्षित रहे इसके लिए क्या करेंगे? इसमें जो प्रावधान है ये बहुत अप्रिय भी हो जाते हैं। जी। प्रावधान है इसमें, मान लीजिए कि आप हिपोक्रेटिक ओथ लेके आप इस सेवा में प्रवेश करते हैं, आप काम सेवा देना चालू करते हैं, और व्यवसायीकरण भी इसका अगर एक स्वरूप है, लेकिन उसमें भी सीमाएं, अगर नैतिकता की सीमाओं को हम पार करते हैं तो कमियों में, गलतियों में ये भी प्रावधान रहता है कि अंततः आपके रजिस्ट्रेशन पे भी बात आ सकती है। ये गंभीर कदम है। ये सामान्य रूप से स्वीकार करने में कठिनाई होने वाली बातें हैं, लेकिन अगर बातें सीमा के बाहर जा रही हैं, हम अलग अलग प्रकार के सुविधाएं अलग अलग संस्थाओं में देते हैं। निजी बड़े बड़े अस्पताल बनते हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में बहुत पैसे लगते हैं। उसमें भी अगर आप बिल में देखिएगा तो डॉक्टर की फीस बड़ी कम होती है, बिस्तर की फीस एक दिन की डॉक्टर की फीस से 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना होती है। जो कमरे का किराया है वो डॉक्टर के कंसल्टेशन फीस से 20 से 30 गुना ज्यादा भी रहता है। तो इन परिस्थितियों में जहां खर्चा बढ़ रहा है, उपचार का खर्चा बढ़ रहा है, वहां पर वो असीमित हो जाए कि कहीं से कुछ भी ले लिया जाए, तो जरूर इसमें शासन को मामला इतना सरल नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक बीच में हस्तक्षेप के लिए माफी चाहूंगा आपसे। प्रकरण इतने सरल नहीं है। आप जिस छत्तीसगढ़ में बैठे हैं वहां पे महासमुंद के अंदर डॉक्टरों ने महिलाओं के बेहिसाब गर्भाशय निकाल दिए, क्योंकि जो आप स्वास्थ्य योजना लेकर आई थी सरकार, उसके माध्यम से उसमें प्रावधान था। इस प्रकार के प्रकरणों से हम दो चार होते हैं। कुल मिलाकर क्षणिक लाभ के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, पर बदले में कार्रवाई क्या होती है? उसके स्तर पर शून्यता है। जिन डॉक्टरों ने ये कर दिया वो आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये नाकामी नहीं हमारे सिस्टम की? नाकामी है और हमारी इच्छा शक्ति की कमी है। इसी की तरफ मैंने पहले इशारा किया था कि हम ही अगर वो डॉक्टर साहब हैं, वो उनके डॉक्टर हैं, वो मेरे डॉक्टर हैं, वो मेरे दल के फलाने के डॉक्टर हैं, वो दूसरे दल के वरिष्ठ लीडर के डॉक्टर हैं, आए दिन ये जो 2-2.5 साल आपने कहा, ये 2-2.5 साल में ये भी पहले भी देखते थे, अभी भी ये देखने को मिला कि जब कार्रवाई करने की बात आती है तो संबंध सामने आ जाते हैं। और ये वही समय रहता है जहां वो हमको इच्छा शक्ति चाहिए कि गलत है तो गलत है, सॉरी, हम हाथ जोड़ ले, वोट नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम चुनाव हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर ऐसा होगा तो सॉरी, हम इसमें हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी मानसिकता अगर शासन से जुड़े हुए लोग नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सुधार की दिशा में हम बढ़ सकते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात सिंहदेव जी कह रहे हैं कि शासन के स्तर पर अगर न्याय के प्रति आग्रह नहीं होगा, सत्य के प्रति आग्रह नहीं होगा, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो हितेश वाजपेयी जी, अब आपके पास में एक बार फिर रुक करता हूं इस अपेक्षा के साथ कि अब की बार उत्तर आपसे मिलेंगे, कहीं और फॉरवर्ड नहीं की जाएगी गेंद। और जयेश लेली जी ने इस बात पर नाखुशी जाहिर की, इस बात पर दुख जाहिर किया, इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि चिकित्सकों की सबसे बड़ी संस्था जो देश की है, उसके द्वारा लिखे गए तकरीबन 10 पत्रों का आज तक आपकी लोकतांत्रिक मजबूत सरकार के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। हितेश जी, इसको लेकर कोई दुख मन में रखते हैं, या अपनी संस्था को, जो आपकी पुरानी संस्था है, जिस पेशे से आप जुड़े हैं, उसकी ऐसी हैसियत ही नहीं रह गई है कि इतनी मजबूत सरकार को उसके पत्रों का कोई जवाब देना चाहिए? थोड़ा दृष्टि दें हितेश जी। देखिए हिमांशु जी, टेबल के इस तरफ प्रेम जी हैं, टेबल के उस तरफ अग्रवाल साहब और जयेश जी हैं।
जी और ये तीनों बल्कि चारों मैं कहूंगा, आपको मैं अपनी तरफ ले लेता हूँ, जी ये चारों सिंहदेव साहब को मिला के उस जनरेशन के हैं जहां पर नैतिकता के कुछ मायने हुआ करते थे। जी वो एक सुओ मोटो स्ट्रक्चर होता था, चाहे समाज का चिकित्सकों के प्रति व्यवहार हो जी या चिकित्सक की प्रैक्टिस हो, जो एथिकल प्रैक्टिस होती थी जिसकी हम बात करते हैं। जी अग्रवाल साहब और जयेश साहब उस जनरेशन के हैं साहब, जी कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो इनको मतलब इस जनरेशन के लोगों को देख के हम लोग पैर छू लेते थे। जी और आज की स्थिति हम देख रहे हैं क्या है। तो एक बात तो तय है कि टेबल के दोनों तरफ एथिक्स जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं। जी। तो जब साहब नीयत ध्वस्त हो जाती है तो सिंहदेव साहब ने जो कहा वही रास्ता है कि हमको नीतियां मजबूत करनी पड़ेगी, पारदर्शी अकाउंटेबल सिस्टम बनाना पड़ेगा। जी। हमें जैसे एफडीए है, एफडीए हमारा सबसे कमजोर एग्जीक्यूशन है उसका। अमेरिका यूरोप कहीं भी जाएंगे तो एफडीए सबसे मजबूत है। उसकी एक लड़ाई जयंत जी लड़ चुके हैं ऑलरेडी, जो मैं उसमें उनका नैतिक रूप से समर्थन करता हूँ। राजनीतिक रूप से कितना कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम है, जी लेकिन एफडीए के नॉर्म्स है। मैं खुद ज्वाइंट कंट्रोलर फूड एंड ड्रग्स भी रहा हूँ राजनीति ज्वाइन करने से पहले। तो मैजिक रेमेडीज एक्ट है, खुला आम उल्लंघन है उसका। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। वहीं दूसरी चीज आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस, ये एथिक्स के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है साहब। मेरा तो आईएमए के लोग बैठे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक बैठे हैं कि साहब आप लोग हमारे मार्गदर्शक हो, अब इसको साहब इसका कोडिफिकेशन आप सीआरपीसी में करवा दीजिए भगवान के लिए। क्योंकि अब आप इन 63 लोगों के भरोसे, 63 लोग इन 7 लोगों के भरोसे सिस्टम को नहीं छोड़ सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेम जी ने कहा है वो भी सही है कि चूंकि एक एथिकल सिस्टम नहीं है तो एक भयादोहन भी है कहीं ना कहीं। तो एथिकल प्रैक्टिस के ना होने के कारण प्रश्न खड़े होते हैं लोगों के दिमाग में। एक छोटी सी लाइन में करीब 20 साल से इसको मैं हर जगह रख रहा हूँ, आपके समझ भी रखूंगा, मेरे सीनियर समझ पाएंगे। डेथ रिव्यू भारत में प्रत्येक मौत का, सिंहदेव साहब आप भी इसको यदि प्रयास करेंगे तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य हो सकता है। एनी इंस्टीट्यूशनल डेथ मस्ट हैव अ डेथ रिव्यू। इसके लिए कमिटी होती है। मैंने एम्स में रेसिडेंसी करी है, वहां पर 100% डेथ का डेथ रिव्यू होता है। चाहे आदमी इमरजेंसी में आए, यदि पर्चा बन गया है, चाहे वो कहीं भी जाए, उसकी फाइल को एक कमिटी देखती है कि उसकी भर्ती के समय क्या स्थिति थी, क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्यों दिया गया। 5 एक्सपर्ट बैठते हैं, मेडिसिन का, सर्जरी का। हर मंडे को, वेडनेसडे को डेथ रिव्यू होता है। जयेश जी बहुत अच्छे से जानते होंगे इस चीज को, अग्रवाल साहब जानते होंगे। एंड दे सर्टिफाइड कि भाई उसमें कोई लैक्यूनी तो नहीं है। इस डेथ रिव्यू का उद्देश्य किसी का विक्टिमाइजेशन नहीं होता है, लेकिन हमारी एथिकल प्रैक्टिस मजबूत हो। हम सवाल पूछे उन लोगों से कि वो जब मरीज आया तो भर्ती हुआ तो क्या उसके साथ सारा जो व्यवहार है वो मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत हुआ, तो प्रेम जी भी संतुष्ट रहेंगे। तो इसका सर्टिफिकेशन होना सीआरपीसी में बहुत जरूरी है। प्रिस्क्रिप्शन का, प्रोटोकॉल का, प्रैक्टिस का, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, ये अब नियत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मैं बहुत भारी मन से ये बात कह रहा हूँ, दो आई बिलोंग टू दैट प्रोफेशन। और दूसरी बात समाज की है। समाज में भी साहब नियत तो हम देख ही रहे सब तरफ। मैंने बताया ना, समाज में भांति भांति के लोग हैं। समाज बहुत में कुशलता के साथ आपने बतौर चिकित्सक सारी बात कह ली, लेकिन एक सवाल था भाजपा के प्रवक्ता से कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पत्रों के जवाब आपकी पार्टी की मजबूत सरकार के माध्यम से क्यों नहीं मिलते। एक शब्द आपने इतनी पूरी व्याख्या के अंतर्गत नहीं कहना चाहा, इस मौन के मायने क्या है? 10 सेकेंड दीजिए आप साहब हिमांशु जी। मैं तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जयेश जी और आईएमए को वेलकम करूंगा कि आइए हम लोग बैठे, हम केवल समस्या नहीं उठाई, हिंसा का समाधान जैसे मैंने आपके सामने रखा, हम इसको इवॉल्व करके एक डोसियर बना के सरकार को दे कि इसका समाधान क्या होना चाहिए। तो ये ज्यादा जरूरी है कि भाई देखिए डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया। मैं जब चिकित्सक प्रकोष्ठ का वो बना, हर्षवर्धन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते, तब से काम कर रहा हूं मैं। हम लोगों ने लड़ के सब जगह, फिर सभी राज्यों ने इसको डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया। तो सिंहदेव साहब ने जो बात कही कि आप कानून बना दीजिए, लेकिन कानून बनाना मात्र समाधान नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए हमको बैठना होगा। दैट इज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू फॉर द गवर्नमेंट। तो हम लोग क्या कोडिफिकेशन का क्या कर सकते हैं? आपकी बात पर जयेश लेले जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी की लेले साहब आपके प्रस्ताव पर क्या कह रहे हैं? जी लेले साहब। डॉक्टर हितेश जी, आप जो बोल रहे हैं कि हम सामने आके बैठे, हमने कितने टाइम जूम के ऊपर अपॉइंटमेंट मांगी है माननीय चीफ अपने मुख्य प्राइम मिनिस्टर जी, हेल्थ मिनिस्टर जी, अमित शाह जी को, लेकिन हमें उसका भी जवाब नहीं आया कि हम अपॉइंटमेंट नहीं देंगे या अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती।
तो हितेश जी, कुल मिलाकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगर साथ बैठने के संदर्भ में जूम के माध्यम से भी आग्रह किया है तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। विचार कीजिएगा, आपको ज्यादा घेरना मेरा कोई उद्देश्य नहीं, आपके संज्ञान में केवल इतना लाना है कि इतनी संवेदनशील सरकार चिकित्सकों के संदर्भ में क्यों इतना संवेदनशील हो रही है, इसका उत्तर खोजने की कोशिश डॉक्टर हितेश वाजपेयी जैसे सुधी लोगों को करनी चाहिए। लेकिन मैं अतुल अग्रवाल जी आपके पास में आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं बतौर आपके तजुर्बात कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये पत्र किसी अंजाम तक पहुंचेगा या ये सिलसिला खतो किताबत का बस चलता रहेगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, और लेकिन उम्मीद है, कोशिश करेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी जी। हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। चिकित्सक हैं जी, बार बार प्रयत्न करते हैं, फिर अंततः सफलता मिलती है। क्योंकि कोविड काल में हमने अपने साथी खोए हैं, लेकिन काम भी किया है, और कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ तो इस देश में लोगों ने ये तक कह दिया, सैनिक अगर सीमा पर मारा जा रहा है तो क्या गुनाह है, वो तनख्वाह तो लेता है। तो जहाँ ये सोच हो पे भी लोग हों तो हमें अपना काम करते जाना है, अपना काम करते रहना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी का कहना है। मेरे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। प्रेम कुमार जी, आखिरी बातचीत के लिए हूं। दबाव बनता है तो नीतियां बदलती हैं। भारत सरकार की वैक्सीनेशन के संदर्भ में नीति में बड़ा बदलाव स्वयं प्रधानमंत्री ने सामने आकर किया, यह इस बात को साबित करता है। क्या जयेश लेले समेत तमाम चिकित्सकों की पहल किसी सकारात्मक नतीजे तक पहुंच सकती है, और पहुंच सकती है तो किस तरह, एक सवाल। और दूसरा, क्या ये चिकित्सक जो अपनी सम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इतने चिंतित हैं, मरीजों के संदर्भ में भी उतने ही चिंतित, उतने ही जागरूक हो पाएंगे? इसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी, 2 टिप्पणियां इस कार्यक्रम के लिए आखिरी आपकी ओर से। जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि प्रेशर जो है सरकार को जिम्मेदार बनाने के लिए जरूरी होता है, और मेडिकल जो डॉक्टर्स है, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए आईएमए है। वो 10 चिट्ठियां लिखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी महामारी के दौर में 9 बार देश को संबोधित किए हैं, तो 9 बार देश को संबोधन करना और 10 बार आईएमए का चिट्ठी लिखना, दोनों एक तरह से जिम्मेदार प्रबंधन के लिए एक अपनी अपनी जिम्मेदारी है जो निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे नतीजा निकलेगा। देखिए, जो देश में महामारी काल में भ्रम की भी स्थितियां पैदा की गई हैं, एलोपैथी पर भी सवाल उठाए गए हैं, और एलोपैथी के साथ में कोरोनिल का ये किट में बांटना, ऐसा हमने सुना कि हरियाणा में प्रयोग हुआ, जिसमें आईएमए ने आपत्ति जताई कि मिक्स नहीं चलेगा, मिक्स पैथी नहीं चलेगा। तो ये सारे सवाल हैं, इसको ये नहीं उठाएंगे, आईएमए नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और सरकार को इस पर देखना चाहिए और सुनना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर एक समाधान की उम्मीद अभी भी छोड़ी नहीं है। सिंहदेव साहब का मानना यह है कि कुल मिलाकर नियत के स्तर पर जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे तब तक नीति बनाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जयेश लेले जी, अतुल अग्रवाल जी का कहना है कि पहले नीति तो बना लीजिए, फिर उसके बाद क्रियान्वयन भी हो जाएगा। हितेश जी का कहना है बैठेंगे, समय आने दीजिए और समाधान निकाल लेंगे। देखना है हितेश वाजपेयी जी ये बैठाने के उपक्रम में स्वयं कोई भूमिका निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। और जहां तक प्रेम कुमार जी की बात है, प्रेम कुमार जी का मानना है कि अगर दबाव बनेगा तो समाधान निकल जाएगा। वैक्सीनेशन के संदर्भ में बदलाव इसका स्पष्ट उदाहरण है। तो एक सकारात्मक उम्मीद के साथ में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर आदमी का आदमी के प्रति जो ये व्यवहार है उसी को समर्पित है। कि हमारा ये शेर कहता है कि आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरफ। तो कुल मिलाकर हफीज जौनपुरी ने जो ये कहा है वो ये अपेक्षा है मरीज और डॉक्टर के परस्पर संबंध के संदर्भ में दोनों लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और सद्भाव रखें। तो जो अप्रिय दृश्य इस समय समाज में दिखाई दे रहे हैं शायद हम उनसे बच सकें। तो इसी के साथ मुझे अब दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तदर्पण।